हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज इनकम टैक्स। जी हाँ, और थोड़ा सा स्पेशल भी है। क्योंकि इस बार हम न्यू इनकम टैक्स एक्ट करने वाले हैं, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि एप्लीकेबल हो गया है पूरे इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो गया है। तो हमें अब नया एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम ओल्ड एक्ट, न्यू एक्ट का इंट्रोडक्शन सब कुछ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर कि भाई ये जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है भैया आपका। ठीक है, तो ये जो इनकम और टैक्स सब्जेक्ट है, इसमें हम सबसे पहले फोकस करते हैं भैया ये टैक्स पर, कि ये टैक्स होता क्या है। तो देखिए, टैक्स जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम है। किसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है? गवर्नमेंट के लिए, सरकारों के लिए, फॉर गवर्नमेंट्स। यस, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब की कमाई का जो सोर्स है वो पता है क्या है? वो है टैक्स। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको चलाने के लिए बहुत सारे, उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट सी जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करती है, रोड्स बनाती है, हाईवे बनाती है ना, पोर्ट बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस पे भी बहुत सारा खर्चा होता है, हेल्थ केयर पे भी बहुत सारा खर्चा होता है। हम जाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फटाफट से जाके वहां पर कम पैसे में इलाज हो जाता है ना। तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका पूरा खर्चा कौन उठाता है? उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, जैसे एम्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगी। ओके जी, तो इसका मतलब एक देश चलाने के लिए जो सरकार बनी हुई है, राज्य सरकार बनी हुई है, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब खर्चे होते हैं तो भैया कमाई भी तो होनी चाहिए। उसके बिना खर्चों का पेमेंट कैसे होगा? भाई अपने ऊपर लेके देखो ना, अगर आप कुछ कमाते ही नहीं हो तो खर्चों का पेमेंट कैसे करोगे? फिर उधार मांगोगे, लोन लोगे, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होता है, आपको पता होगा, है ना। पूरे जहां जाते हैं वहां पर लोन लेते लेते हैं, और इतना लोन ले लिया है कि अब दूसरे देशों से जो पैसा उधार लिया है वहां की सरकारों ने, जैसे पाकिस्तान की सरकार ने, तो अब वहां पर दूसरी, जैसे चाइना से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो अब उनको इंटरेस्ट देने के भी उनके पास पैसे नहीं है। उसके लिए भी वह वापस कहीं और से लोन लेके उनको इंटरेस्ट पे, जैसे सऊदी अरब से लोन ले लिया, वहां आर्मी भेज दी अपनी कि भैया आप वहां आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट कर दिया, और वहां से लोन उठा लिया। उसका लोन जो उठाया उसको आधा पेमेंट तो इंटरेस्ट में ही जा रहा है। तो ऐसी हालत हो जाती है अगर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए, और अगर वहां के सिटीजन्स जो है, यहाँ वहां के जो कंपनीज जो है, बिजनेसेस जो है, वो गवर्नमेंट को अगर टैक्स का पेमेंट नहीं करे अच्छे से, तो फिर वहां पर वो जो गवर्नमेंट है उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाएगा। बट खर्चे तो चलते ही रहते हैं। तो इसीलिए टैक्स लगाना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट टैक्स लगाती भी है। ठीक है जी, अब ये जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, मैं यहां पर सही और गलत पे नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरा उद्देश्य केवल इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। टैक्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। ज्यादा लगाना चाहिए, कम लगाना चाहिए, वो भी अलग मुद्दा। मैं आपको बता रहा हूं ये टैक्स होता है, इसलिए लगाया जाता है, इतने टाइप्स होते हैं। ओके जी, अब ये जो टैक्स लगाने की पावर है ये गवर्नमेंट को किसने दी? गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आई कि वो टैक्स लगा सकती? तो भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो पावर देता है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की। ओके जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है सर? दो आर्टिकल है। एक तो है आर्टिकल नंबर 265, ये बोलता है कि बिना किसी लॉ के, बिना किसी, विदाउट लॉ, बिना किसी कानून के कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। पहले उसे लॉ लाना पड़ेगा, एक्ट लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट्स के अंदर पास करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर वो लॉ बनेगा, कानून बनेगा, उसके बाद ही आप टैक्स वसूल कर सकते हो अपने जो है सिटीजन से, अपने नागरिकों से। तो ठीक है सर, आर्टिकल नंबर 265 तो सही कह रहा है। तो लॉ लाने का अधिकार जो है वो हमें देता है आर्टिकल नंबर
246 ये बताता है कि भाई हाँ आप कानून बना सकते हो और उस कानून के हिसाब से जो है एक्ट बना सकते हो, अधिनियम बना सकते हो, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया है और उसके बेसिस पर आप जो है टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर देखो एक सेवेंथ जो शेड्यूल है, सेवेंथ शेड्यूल जो है आर्टिकल का, वो तीन तरह की लिस्ट देता है। एक लिस्ट देता है वो यूनियन लिस्ट। कौन सी? यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट नंबर फर्स्ट है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी सीजी, वो कहां कहां किस किस तरीके से टैक्स लगा सकती है, जैसे कि इनकम टैक्स लगा सकती है, डायरेक्ट टैक्स लगा सकती है, उसकी लिस्ट दे रखी है। एक है हमारी दूसरी स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो भी तो टैक्स लगा सकती है, तो वो वहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर दिया हुआ है। एक है हमारी, ये हो गया आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। और नेक्स्ट हमारी थर्ड नंबर कॉन्कर्न लिस्ट। ये जो कॉन्कर्न लिस्ट है, इसमें भाई ये बोला गया है कि कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे जगह है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के टैक्स लगा सकती है। अभी मैं आपको जब टैक्स का टाइप बताऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पावर गवर्नमेंट को किसने दी है भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, आर्टिकल नंबर 246 ने दी है कि भाई आप कानून बना के जो है टैक्स लगा सकते हो। डायरेक्ट टैक्स विदाउट लॉ के आप टैक्स अपने सिटीजन से वसूल नहीं कर सकते हो। और कौन से एरिया पे कौन कौन टैक्स लगा सकता है उसकी सेवेंथ शेड्यूल के अंदर लिस्ट दे रखी है। यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्कर्न लिस्ट के अंदर दोनों गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है, मतलब कानून बना सकती है टैक्स लगाने के लिए। ओके, अभी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जो टैक्स है उसके दो टाइप हमको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो और उसमें दो टाइप बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम इनकम टैक्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अब सबसे पहले समझते हैं हम हमारे डायरेक्ट टैक्स को। हिंदी में प्रत्यक्ष कर और उसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जैसा इसका नाम है ना, बस वही चीज है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये एक पर्सन है, व्यक्ति है, ठीक है, मिस्टर ए। मिस्टर ए की जो कमाई हुई, जो मिस्टर ए या कमाई तो करता ही होगा ना, कहीं जॉब करता होगा या कोई बिजनेस करता होगा, है ना कुछ काम तो करता ही है, हर इंसान करता है अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो इस व्यक्ति ने जो भी इनकम करी है, उस इनकम के ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स, कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो इसको जमा कराना होगा डायरेक्ट। किसको? गवर्नमेंट को। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। हाँ भैया, आप भारतीय नागरिक है, आपने भारत के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके कमाई करिए, बिना रिसोर्सेज के तो कैसे, है ना। आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है ना, इन सब का यूज किए बिना क्या इनकम कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। ओके, तो इनको तो गवर्नमेंट ही तो व्यवस्थित करके देती है, आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है ना। ओके, पूरा प्रशासन का काम गवर्नमेंट का तो है। तो बिना प्रशासन के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप बिना लॉ के, है ना, बिना पॉलिसीज के आप किस तरीके से कमाई कर सकते? कर ही नहीं सकते। तो हर इंसान जो कमाई कर रहा है उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। तो ये बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर कि जो भी इस व्यक्ति की इनकम है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज इसको अपने इनकम का हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स के रूप में जमा कराना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन है। ये व्यक्ति है, इसकी इनकम है और उस इनकम के ऊपर डायरेक्ट इसको गवर्नमेंट को जाके टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इंडिया के अंदर जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। कोई पूछे इनकम टैक्स क्या है, एमसीक्यू आ सकता है। इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? तीन पार्टी होती है यहां पर। जैसे ये है हमारा मिस्टर राजू, ठीक है, समझना अच्छे से। ये है मिस्टर राज या राजू। मिस्टर राजू जो है ये गया यहां पर, इसको एक मोबाइल खरीदना था और मोबाइल खरीदने के लिए ये मोबाइल की दुकान पे गया। ओके, और वहां से राजू ने जो एक स्मार्टफोन परचेज कर लिया। ठीक है, राजू ने जो स्मार्टफोन परचेज किया है, मान लेते हैं इसने एक स्मार्टफोन परचेज कर लिया। स्मार्टफोन जो इसने परचेज किया है वो उसकी प्राइस है 10,000 रुपए। 10,000 का फोन लिया है, बट राजू से जो है यहां पर टैक्स का कुछ पैसा लिया गया कि भाई यहां पर जो है 10% टैक्स देना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल रखने के लिए 10% कर रहा हूं, ठीक है, 10% जो है वो टैक्स का पैसा देना पड़ेगा। तो राजू ने जो है 10,000 के फोन के इस शॉप वाले को 11,000 रुपए दिए। ओके, और ऐसा होता ही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी इसका एग्जाम्पल। तो राजू ने यहां पर 11,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, 11,000 रुपीज का, किसको, इसको, और अपना जो मोबाइल फोन है वो इसको मिल गया, ठीक है। राजू तो अपने घर आ गया। अब यहां पर जो ये 11,000 रुपए हैं, इसमें 10,000 रुपए तो इसकी सेल है शॉप वाले की, इस दुकानदार का पैसा है 10,000 रुपए। 1,000 रुपए जो इसने दुकानदार ने राजू से लिए हैं, ये 1,000 रुपए जो है इसे जमा कराने होंगे गवर्नमेंट को। तो यहां पर ये 1,000 रुपए क्या इस दुकानदार ने अपनी जेब से जमा करे सरकार को? नहीं, ये किसके पैसे हैं? राजू के। लेकिन राजू डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहा, राजू ने टैक्स का पैसा दिया किसको? इस दुकानदार को, और दुकानदार ने वो टैक्स का पैसा आगे जमा कराया गवर्नमेंट को। तो यहां पर राजू जो टैक्स पे कर रहा है वो इनडायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। बिल्कुल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कितने सारे आइटम्स परचेज करके लाते होंगे मार्केट। हो सकता है अभी ये जो लेक्चर है आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देख रहे हो, तो वो आप जब परचेज करने गए थे तो उसका बिल देख लेना, उसमें आपने जीएसटी भी पे किया उस दुकानदार को। या फिर आप मोबाइल के अंदर ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल का बिल निकालो, देखो इसके अंदर आपने जीएसटी पे किया है किसको? उस दुकानदार को। तो क्या दुकानदार ने वो जीएसटी अपने पास रख लिया? नहीं, उसने आगे गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो ये इनडायरेक्टली आपने पैसा दिया, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। तो अभी हम जो टैक्स पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? वो हमारा है इनकम टैक्स, और वो कैसा टैक्स है? एक डायरेक्ट टैक्स है। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा यहां पर नोट्स पे आऊंगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम इस बोर्ड पर वापस भी आएंगे। नोट्स के अंदर पढ़ते हैं थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में। जो मैंने आपको बताया अभी वो सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी टैक्स क्यों लगाया जाता है, ताकि गवर्नमेंट के पास में पैसा आ जाए। कोई ये मत सोच लेना भाई गवर्नमेंट के पास में तो पैसा छापने की मशीन होती है, पैसा छापो और बस खर्च करते रहो, लोगों से टैक्स लेने की कहां जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए तो इकोनॉमिक्स के धज्जियां उड़ जाएगी। इसका मतलब अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आपने कभी इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। इसको थोड़ा पढ़िए तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, अभी मैं उसके ऊपर बोलने लग जाऊंगा तो इस इनकम टैक्स से हम हट के इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाएंगे। ओके, सो गवर्नमेंट को जो भी नेशनल हाईवे बनाने होते हैं, मेट्रो रेल बनानी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनानी होती है ना, और इंडियन आर्मी, रेलवे, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट करती है ना। बजट आता है आपको पता है हर साल, और उस बजट में ये लिखा होता है, बजट में पता है यही तो लिखा होता है कि हमारे पास अगले साल, नेक्स्ट ईयर, बजट हमेशा अगले साल का होता है कि अगले साल, आज हम बता रहे हैं कि अगले 1 साल तक हमारे पास इतना सारा इनकम टैक्स का, इतना सारा जीएसटी का पैसा आएगा और उसको हम यहां यहां खर्च इतना इतना % करेंगे। वही तो बजट होता है। ओके जी, तो ये सब खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। ठीक है जी, ओके, ताकि बेटर हेल्थ केयर मिल सके, बेटर एजुकेशन मिल सकते, बेटर रोड्स बन सके, बेटर ट्रांसपोर्ट हो सके, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग रह सके। ओके, सो टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज imposed by the government on individuals and businesses to raise revenue for public welfare and development, यानी कि लोगों की भलाई के लिए और डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। लोगों का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, समाज का भला होगा तो देश का अपने आप ही विकास हो जाता है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट टैक्स यानी कि अपनी इनकम का जो मेजर सोर्स है उससे पैसा लेती है और खर्च करती है। ठीक है, सो टैक्स जो है वो एक तरह का कंपलसरी पेमेंट है, इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बट मैंने बताया आर्टिकल नंबर 265 हमें बोलता है कि भैया टैक्स गवर्नमेंट तब तक नहीं लगा सकती जब तक कोई उसका कानून ना बना दे, जो कि आर्टिकल नंबर 246 हमें अलाउ करता है। तो इसलिए जो ये टैक्स है ये किसी लॉ के अंडर में कलेक्ट किया जाता है। नो डायरेक्ट बेनिफिट इससे कुछ नहीं होता है, इससे यूज किया जाता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ओके, ठीक है, सो ये हो गया हमारा इनकम टैक्स का जो अभी तक मैंने पढ़ाया है
वो सब कुछ। अच्छा, इनकम टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स है, ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी और पर्सन पर, ये डायरेक्टली जिस व्यक्ति ने इनकम कमाई है उसके ऊपर लगता है। तो दो तरह के टैक्स बताए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पेड किया जाता है डायरेक्टली गवर्नमेंट को। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है अनदर पर्सन, यानी कि जैसे किसी दुकानदार वगैरह के थ्रू। बर्डन जो है ये शिफ्ट नहीं हो सकता, इसमें शिफ्ट किया जा सकता है। इनकम टैक्स इसका एग्जांपल है, जीएसटी इसका एग्जांपल है। कलेक्ट किया जाता है इनकम अर्नर से, वो कंज्यूमर से। इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, और ये जीएसटी अथॉरिटीज जो है इसको, इनडायरेक्ट टैक्स को जो है एडमिनिस्ट्रेटेड करती है। ओके जी, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है रेवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट के जो बहुत सारे खर्चे होते हैं उन खर्चों का पेमेंट रेवेन्यू से तो करेगी, और रेवेन्यू कहां से आएगी? गवर्नमेंट के पास में टैक्सेशन से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में जब पैसा आता है टैक्सेशन के थ्रू, तब वह गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सकती है। रोडे अच्छी बना दी, हाईवेज अच्छे बना दिए, टेक्नोलॉजी अच्छी बिल्ड कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी कंट्री का अच्छा हो, और इसके अलावा अगर वो कंट्री सिक्योर हो, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को के ऊपर भी खर्चा किया जा रहा है, आर्मी स्ट्रांग कर दी एकदम अच्छे से, है ना, और जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह वो सब स्ट्रांग है, लॉ स्ट्रांग है, ज्यादा पंगे नहीं होते, है ना, ऐसा नहीं है बम फूट रहे हर जगह, तो वहां पर फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आते। अगर आपकी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, नेशनल सिक्योरिटी अच्छी है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट आते हैं बाहर से, पैसा जो आता है, उससे देश के अंदर बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस बढ़ने से क्या होता है? कंपनीज को अच्छा प्रॉफिट होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोगों की कमाई होती है। लोगों की कमाई अगर होगी तो तभी तो लोग टैक्स पे करेंगे। तो ये साइकिल जो है घूमता ही जाता है, और जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ती है। ओके, यही पूरा है, ठीक है, ओके जी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सोशल वेलफेयर जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, रूरल डेवलपमेंट, इसके ऊपर खर्चा किया जाता है। इनइक्वलिटी जो है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे जो पैसे वाला है वो तो महंगे से महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं हो सेंट्रल या स्टेट के, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, है ना जी। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं आगे जाता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल, अगर डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। और खर्चा कहाँ से आएगा भैया? टैक्सेस से, ओके, इनकम से। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड्स हो गई, रेलवे हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, पब्लिक हो गई, ये सब कुछ बनाने के लिए भी खर्च करना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ये ऑब्जेक्टिव थे। हिस्ट्री देखे इनकम टैक्स की, तो कोई अभी इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा अभी आया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये कोई नया एक्ट नहीं है। इनकम टैक्स बहुत पहले से लगता हुआ आ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट, अभी जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स एक्ट 2025 से पहले जो हमारे यहां पर एक्ट लगता है वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961, और वो 31 मार्च 2026 तक अप्लाई हुआ। 1 अप्रैल 2026 के बाद से नया एक्ट अप्लाई हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, फिर हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहां आता हूं। देखिए, हमारा जो ये इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले तो ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, ये पास हुआ पार्लियामेंट्स के अंदर। कब? ये डेट याद रखना, एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि नया एक्ट है ना, 12 अगस्त 2025 को। तो क्या 12 अगस्त 2025 को जब ये पास हो गया और पार्लियामेंट्स के अंदर, है ना, पास हो गया, तो उसके बाद में क्या ये एक्ट इसी दिन अप्लाई हो गया? नहीं, एनफोर्स किया गया इस एक्ट को, वो किया गया 1 अप्रैल 2026 से। यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद जो भी व्यक्ति कमाई करेगा उस पर जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से होगी। इससे पहले, यानी कि ये तो डेट आ गई, लेकिन इससे पहले 31 मार्च 2026 तक की इनकम है, अप टू बोल रहा हूं, देखो, इससे एक दिन पहले, उस पर 31 मार्च 2026 तक की इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा हमारा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961।
तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब तक एप्लीकेबल है? 31 मार्च 2026 तक कमाई गई इनकम का, उस पर रिटर्न तो बाद में भी भर सकते हैं ना। अगर वो ये मत समझना मैं ये बोल रहा हूं 31 मार्च 2026 तक ही अप्लाई है, नहीं। 31 मार्च 2026 तक जो आपने पैसा कमाया है उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जो है टैक्स लगेगा। आईटीआर आप इस डेट के बाद में भी भर सकते हैं ना, लास्ट डेट अभी 31 अगस्त तक है, बट 1 अप्रैल 2026 के बाद में जो भी कमाई करोगे उसके ऊपर जब भी टैक्स लगेगा वो लगेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से। आया? इसके अलावा दो डेट याद रखना, पास कब हुआ? 12 अगस्त 2025 को, लेकिन एनफोर्स कब किया गया है? 1 अप्रैल 2026 को पूरे इंडिया के अंदर। ओके जी, अब ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। दो हिस्ट्री तो हमने देख ली, एक तो नया एक्ट हमारा और एक 1961 वाला। सबसे पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, बोलते ना अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो अंग्रेजों के जमाने का जो हमारा इनकम टैक्स है वो था इनकम टैक्स इन इंडिया 1860 1860 के अंदर। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सर जेम्स विल्सन। तो अंग्रेजों के जमाने में पहुंच गए तो इन्होंने जो है 1860 के अंदर एक्ट लाया था। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट आया 1922, ये भी लगभग हमारा आजादी से पहले का ही है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 के अंदर, ठीक है, 15 अगस्त आने वाला ही है, आपको पहले से एडवांस में बधाई। तो 1961 के अंदर जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाया गया, और ये आपका जो 1961 वाला एक्ट है इसने पुराने 1922 वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया, और ये 1961 के अंदर जो एक्ट लाया गया 1961 में ये एक्ट बनाया गया, 1 अप्रैल 1962 में ये एनफोर्स किया गया। तो जब ये एनफोर्स हुआ 1962 में 1 अप्रैल को, वहां से लगाकर 31 मार्च 2026 तक ये एक्ट जो है एप्लीकेबल रहा। उसके बाद में अभी 1 अप्रैल 2026 के बाद से जो है एनफोर्स कर दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025, यानी कि हमारा नया वाला एक्ट। ओके, ये आ गया यहां पर इसके बारे में। ओके, नया आ गया 2025, 1 अप्रैल 2026 से ये अप्लाई हो गया, एनफोर्स किया कर दिया गया है, फोर्स कर दिया गया है, ठीक है। बट इससे पहले जो था वो कौन सा था? हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो याद रखना। अब आता है हमारा यहां पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रोविजन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 1। इसके अंदर कोई सब सेक्शन वगैरह नहीं है, नो सब सेक्शंस एंड क्लोजेस। इसके अंदर सेक्शन नंबर 1 जो इनकम टैक्स एक्ट सॉरी मैं बार बार 1961 बोल देता हूं, मेरी आदत पड़ी हुई है, कितने सालों से वो पढ़ाया है मैंने, ठीक है। सो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो सेक्शन नंबर 1 है वो हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड कहां तक है और कमेंसमेंट कब हुआ। शॉर्ट टाइटल क्या है, इसका नाम क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1960, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये नए वाले एक्ट का नाम है। पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है और कमेंसमेंट हुआ 1 अप्रैल 2026 से। तो ये तीन चीजें हमें सेक्शन नंबर 1 बताता है, ठीक है जी। ये देखिए, दिस एक्ट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 2025, ये हो गया इसका टाइटल। एक्सटेंड ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है, सारी स्टेट के अंदर अप्लाई होता है। जनरली केम्स इनटू फोर्स, और कब आया फोर्स में? 1 अप्रैल 2026 को। तीनों चीजों का आंसर मिल गया। शॉर्ट टाइटल क्या? इनकम टैक्स एक्ट 2025। एक्सटेंड कहां है? पूरे इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया है ना, उसमें सारे के सारे स्टेट हमारे शामिल हो गए। कमेंसमेंट कब से है? 1 अप्रैल 2026 से ये अप्लाई हो गया, एनफोर्समेंट में आ गया है। पासिंग डेट और इफेक्टिव डेट अलग होती है, इसके लिए ये थोड़ा सा एक आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन हो सकता है। पासिंग डेट क्या है नई एक्ट की? 12 अगस्त 2025। और एनफोर्समेंट डेट क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है? वो है हमारा 1 अप्रैल 2026। तो ये 25 है, तो ये चीज आप ध्यान रखना बस। ओके, एग्जाम में ये आ सकता है क्योंकि नया एक्ट है तो पूछ सकते हैं, बाद में नहीं पूछेंगे। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद में सेक्शन नंबर 2 आता है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 2, अधिकतर जितने भी एक्ट बने हुए हैं, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो वगैरह, कोई भी आप एक्ट पढ़ोगे ना, अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 2 जो है ना वो डेफिनेशंस को बताता है। यानी कि आगे हम पूरा इनकम टैक्स पढ़ेंगे, वहां पर जितने भी ऐसे वर्ड्स है जिसको डिफाइन करना जरूरी है वो सेक्शन नंबर 2 के अंदर डिफाइन किया गया है। हो सकता है हम आगे जाके चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो, या 3rd पढ़ रहे हो, या 4th पढ़ रहे हो, या 5th पढ़ रहे हो, कैपिटल गेन पढ़ रहे हो, इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हो, लेकिन वहां पर मैं बताऊंगा कि भैया ये जो सैलरी है इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2 के अंदर।
तो सेक्शन नंबर 2 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर सारे के सारे टर्म्स जो है इनकम टैक्स के, उन सब की डेफिनेशंस दे रखी होती है। ओके, तो क्या सर सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इन सब के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एसएससी क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होता है, कंपनी क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इनकम, पर्सन ये क्या होता है, टैक्स ईयर क्या होता है, ये सब जो है, ये सब की डेफिनेशन क्या हमें सेक्शन नंबर 2 में मिलेगी? यस मिलेगी। तो क्या ये हमें अभी पढ़नी है? नहीं। जैसे जैसे जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम सेक्शन नंबर 2 को मेंशन करके उसकी डेफिनेशन को उस चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। तो जरूरत के हिसाब से पढ़ेंगे, अभी सब कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। एग्जाम में इस सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बोला ना 2000 ईयर लेटर है ना, मीम्स आते हैं ना, वैसे इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 100%, 1000% आएगा ही आएगा। अगर आपके सिलेबस में न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है तो ये टैक्स ईयर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान रखना सेक्शन नंबर 3। एक्चुअल में क्या था, पहले ये मामला था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी तो मैं पूरा नाम बोल रहा हूं, बाद में जाके ओल्ड एक्ट बोलूंगा जहां इसको मेंशन करना हो। वहां पर दो तरह के ईयर होते थे, एक होता था प्रीवियस ईयर और एक होता था असेसमेंट ईयर। दो तरह की ईयर होती थी। प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता था। जैसे 1 अप्रैल 2025 से जो हमारा ईयर हुआ स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2026 में जो हमारा ईयर खत्म हुआ है, मैंने बोला ना 31 मार्च 2026 तक तो यही एक्ट रहेगा। ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो 31 मार्च 2026 तक तो आपको पता है ये वाला एक्ट ही रहेगा, क्यों नया वाला एक्ट 1 अप्रैल 2026 की बात। तो 31 मार्च 2026 तक यानी कि 1 अप्रैल 2025 को साल स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो 12 महीने हुए होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा, वित्त वर्ष चलता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से जो ईयर स्टार्ट हुआ 31 मार्च 2026 तक पूरे 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। इस साल की ये जो ईयर है इसको बोलते थे हम पहले प्रीवियस ईयर। और इस ईयर की जो इनकम है 31 मार्च 2026 को टोटल इनकम पता चल जाती थी, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो असेसमेंट ईयर पे लगता था। और असेसमेंट ईयर अभी हमारा चल रहा है 26-27 एज पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इतना सारा था। अब ये जो भैया इनकम टैक्स को अच्छे से समझता है, जिसने पढ़ रखा है, उसके लिए तो बहुत आसान था, लेकिन हर किसी के लिए आसान नहीं था, उसको समझ नहीं आता था। अभी भी हो सकता है आप अगर फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हो, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, क्या फर्जीवाड़ा लगा रखा। तो गवर्नमेंट समझ गई, उन्होंने बोला भैया ये जो पूरा मामला है इसको ही रफा दफा कर दिया, कोई असेसमेंट ईयर नहीं, कोई प्रीवियस ईयर नहीं, अब एक ईयर है टैक्स ईयर, खत्म कहानी। कोई प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर कुछ नहीं। तो नए एक्ट के अंदर ओनली एक ईयर लाया गया जिसको बोला गया है टैक्स ईयर। तो दो ईयर को याद रखने समझने की जरूरत नहीं है, ओनली एक है टैक्स ईयर, जो कि 1 अप्रैल 2026 से अभी स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2027 में जाके खत्म हो जाएगा और उसकी 12 महीने की इनकम पर टैक्स लगा देंगे, खत्म मामला। ओनली 1 ईयर टैक्स ईयर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की गड़बड़ी खत्म कर दी, माथापच्ची ही खत्म कर दी। ओके जी, ठीक। तो ये बहुत आसान कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रीवियस ईयर वगैरह और असेसमेंट ईयर वगैरह जो है इनको रिप्लेस करके एक ईयर लाया गया है टैक्स ईयर। तो मैंने जो समझाया है कि प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर पहले थे, ये क्रिएट करते थे कंफ्यूजन, इसको हटा करके इनकम टैक्स एक्ट 2020 में एक ही टैक्स ईयर यूज किया गया है, जिसका एक ही ईयर यूज किया गया है जिसका नाम किया गया है टैक्स ईयर। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट फिर हमारा जो आता है आगे वो है डिफरेंस क्या है ओल्ड और न्यू एक्ट में। तो पहले प्रीवियस ईयर बोलते थे, अभी टैक्स ईयर बोलते हैं। पहले असेसमेंट ईयर होता था, अभी को टैक्स ईयर ही होता है। पहले ये दोनों कंफ्यूजिंग थे, अभी बहुत इजी है। इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज टैक्स ईयर। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। सर हर किसी सेक्शन को मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहे, क्या कर सकते हैं, है तो बोलना ही पड़ेगा। वो है चार्जिंग सेक्शन। भाई किसी पर्सन, इंडिविजुअल तो नहीं बोलूंगा, अब मैं पर्सन बोलूंगा। वैसे हम सेक्शन नंबर 2 के हिसाब से जब पर्सन की डेफिनेशन समझेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो पर्सन का मतलब यानी कि राम, श्याम, मोहन, सुरेश, रमेश नहीं है।
पर्सन का मतलब वहां पर आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों पर्सन है। मतलब रिलायंस है ना, टाटा मोटर्स जो कंपनीज है, कोई पार्टनरशिप है, कोई इंडिविजुअल है, तो वो भी पर्सन है, कंपनीज भी पर्सन है, और कोई इंडिविजुअल है यानी कि कोई व्यक्ति है वो भी पर्सन है, दोनों को पर्सन बोला गया। तो जो भी पर्सन है जो कमाई कर रहे हैं उनकी कमाई के ऊपर टैक्स लगाने का हक हमें जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में मिलता है, वो हक हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन नंबर 4 देता है, दैट इज चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ये एक तरह का चार्जिंग सेक्शन है। तो आपसे कोई पूछे कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स लगाने का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, दैट इज सेक्शन नंबर 4। Section number 4 is the charging section of the Income Tax Act 2025. It provides that income tax shall be charged for every tax year, हर tax year में, in accordance with the provision of the act, the total income of every person में companies, individuals, HUF, firms सब आ गई। Okay. Why section 4 is called the charging section? Every tax law must answer the one fundamental question, that is who has to pay tax? कौन टैक्स पे करेगा? इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। इट क्रिएट द लीगल अथॉरिटी टू लेवी इनकम टैक्स। विदाउट अ चार्जिंग सेक्शन नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड। जब तक चार्जिंग सेक्शन नहीं होगा किसी भी एक्ट के अंदर, तब तक टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो ये हमें चार्ज करने का, कलेक्ट करने का टैक्स का राइट देता है सेक्शन नंबर 4। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आज का पूरा लेक्चर, ठीक है। आई होप चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा इसको है ना छोटा करने की कोशिश करी है, बाकी बोलने को मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिंपल रखूं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इस चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लो, लेकिन उससे पहले एक चीज और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है, हमारा इनकम टैक्स का न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो गया है हमारी ऐप पर। बट वहां पर जो ये इनकम टैक्स का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है ये पेड है, फ्री नहीं है। तो पेड बैच स्टार्ट हुआ है लाइव, इसकी फीस है 3,000 रुपए। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड डाल देना CWG10। जैसे ये कूपन कोड डालोगे आपका 10% जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब ये जो लाइव बैच है इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपको उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ताकि आप रिवीजन कर सके, कभी क्लास मिस हो जाए तो देख सकें। आपको ये जो PDF पढ़ा रहा था, मैं नोट्स पढ़ा रहा था, वो सारे के सारे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको नए एक्ट के हिसाब से किस तरीके से कन्वर्ट करके देने हैं ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी नए एक्ट के हिसाब से समझ सको, वो मिलेंगे। आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा आपको ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो ये है आपका पेड कोर्स, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पे रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, आप उनसे पढ़ सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।